In today's lecture, we are going to start Unit 5 of Environment and Ecology. इससे पहले मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 सारे वन शॉट में कवर करे गए हैं। ये आप प्लेलिस्ट में जाके रेफ़र कर सकते हैं सारी वीडियोस को। और आज हम ऐसे ही यूनिट 5 को भी ख़त्म करेंगे। विद दिस आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये यूनिट बहुत आसान है और एक टॉपिक का इनफैक्ट यहाँ पे रिपीटेशन भी है, दैट इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो एक वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें हमें पढ़ना है, दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईपीए भी कहते हैं, दैट इज़ इन 1986। तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये कहाँ एप्लीकेबल है, इसका स्कोप क्या है एक्ट का। तो पहले ये ईपीए जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और ये 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। तो ईपीए एक्ट से पहले भी ऐसा हमारे पास नहीं है कि कोई भी एक्ट नहीं था। ऑब्वियसली पहले भी बहुत सारे एक्ट थे, लेकिन फिर क्यों ये ईपीए की ज़रूरत पड़ी और क्यों ये 1986 में ही लाया गया, तो वो देखने के लिए हम सबसे पहले इसके फीचर्स पे ना जाके सबसे पहले मैं इसके 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स कवर करना चाहूँगा। उसके बाद विल कम टू द फीचर्स वन बाय वन। तो 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीए 1986, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपसे 7 मार्कर में डायरेक्टली पूछ सकता है दैट व्हाट इज़ ईपीए एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीए। सो यू आर सपोज टू मेंशन दीज 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीए, और इनको आप याद कैसे रखेंगे, मैंने जो हाईलाइटेड पोर्शन कर रखा है उससे आप याद कर सकते हैं। तो पहला, जैसे हमने करा कि मेन ऑब्जेक्टिव्स को चलिए देखते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना डिसीजंस को। सो बेसिकली देखिए हुआ क्या था, 1972 में एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, जो स्टॉकहोम में हुई थी। उसमें जो लिए गए जितने भी डिसीजंस थे कि कैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट लगातार एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन का कारण बन रहा है, उन सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना एक चुनौती थी। तो उसके लिए हम लाए ईपीए। उसके बाद एक जनरल लॉ हमें बनाना था। जैसा कि आप सबको पता है, ऑन 2 एंड 3 दिसंबर 1984 हमारे पास भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन आर हिस्ट्री। सो उसके बाद से वो, क्योंकि 1984 में हुई थी, तो एक जनरल लॉ के फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन द एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विच वर लेफ्ट अनकवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग लॉज। ऐसा नहीं है पहले लॉज बिल्कुल नहीं थे लॉज, लेकिन वो सफिशेंट नहीं थे उन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, दे वर नॉट सफिशेंट। तो ये चीज़ हमें ईपीए ने बहुत मदद करी है। ये बहुत ही स्पेसिफिक था अपने नेचर में, एंड यहाँ पे पूरा प्रॉपर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई थी इस एक्ट के तहत, जिसमें हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं एंड अदर जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आराम से चीफली रेक्टिफाई, बहुत तसल्ली से रेक्टिफाई करा गया इसमें, और मेजर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस फॉर्म करे गए। उसके बाद जो थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज। यानी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाना। एजेंसीज तो पहले भी सेटअप थी, लेकिन जो पहले से सेटअप एजेंसीज हैं उनमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था उनमें, कहीं पर सेंटर लेवल पे, कहीं स्टेट लेवल पे। तो वो चीज़ कोऑर्डिनेट करवाने के साथ साथ एक साइमल्टेनियस वर्किंग नेचर के साथ हमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना था सारी एक्टिविटीज़ में, एजेंसीज़ में। तो उसके लिए हमें ईपीए की ज़रूरत पड़ी, तो वो चीज़ हमारा ईपीए ने करा। देन टू प्रोवाइड अ क्रिएशन फॉर अथॉरिटी, और ऐसा ही नहीं केवल उन एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ में ही एक्टिविटीज़ उन्होंने लागू करवाई, बल्कि कुछ नई अथॉरिटीज़ का भी फॉर्मेशन करा गया, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के बनाई गई थी। नेक्स्ट, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव है ईपीए का, दैट इज़ टू प्रोवाइड अ डेटरेंट पनिशमेंट। एक पनिशमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि मैंने पहला भी जैसे कहा आप लोगों से कि जब तक एक पनिशमेंट प्रॉपरली सेटअप नहीं होगी, तब तक किसी भी चीज़ को एक रियल लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही परेशानी वाला काम हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि कुछ एंडेंजर ऐसे कार्य हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं, और उनको हमें अच्छे से रेगुलेट करना आना चाहिए। उसके लिए हमें एक पनिशमेंट, एक कंपनसेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीज आर द 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्ट। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट होती है।
उसके बाद हम कुछ फीचर्स पे गौर करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी। एक तो आपको पता चल गया कि ईपीए दैट वाज इन 1986, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले बहुत सारे एक्ट नहीं थे। हम पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि आपके सिलेबस में तो एक ईपीए ही मेंशन्ड है, लेकिन उसके साथ साथ आई विल रिकमेंड यू टू सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो एंड एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट ऑल्सो। मतलब जो पहले भी एक्ट थे, इस एक्ट के बनने से पहले जो ऑलरेडी फॉर्म्ड एक्ट थे, एक बार आप उन पे भी ओवरव्यू ले लीजिएगा, जो आगे मैंने नोट्स में भी इंक्लूड कर रखे हैं, ताकि इन केस कोई अगर क्वेश्चन आ जाए वहाँ से भी उठकर, तो आप उसे आराम से कंफर्टेबली आंसर कर पाएँ। तो इन सारे एक्ट्स में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि 1972 में एक ह्यूमन इन्वायरमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड उसमें स्टॉकहोम में वो कंडक्ट करी गई थी। उसके बाद बहुत सारे एक्ट बने, जैसे वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, एंड उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हमारी 1984 में हुई, देन उसके बाद हमारे पास ईपीए का फॉर्मेशन 1986 में फाइनली हुआ। उसके बाद फीचर्स की यदि हम बात करें, तो 1986 वाला ये जो ईपीए दैट इज़ वेरी इफेक्टिव और बोल्ड मेजर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की यदि हम बात करें, तो आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी पे ये डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं? द एक्ट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट एंड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड टू सेट अप सिस्टम टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। उसके बाद सैंपल कलेक्शन भी ये करता है। द ऑथराइज इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल इस काम के लिए ऑथराइज्ड हैं, वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं एयर वाटर सॉइल का। उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए रेगुलर चेकिंग होती है यहाँ पे, ताकि कोई एनवायरमेंटल ऑफेंस तो नहीं हो रहा है और उन सब्सटेंस का डिप्लीशन या डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस की यदि हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे हैजार्डस सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरेनियम एंड अदर न्यूक्लियर सब्सटेंस भी इसमें आते हैं, कि अगर वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गए, जैसे चेरनोबिल डिजास्टर का हमने एग्जांपल सुना हुआ है, तो उसमें क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एकदम से बर्स्ट हुए थे वो, तो इसलिए ये हजार्डस सब्सटेंस भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। लोकस स्टैंडी रिलैक्सेशन, क्या इसका क्या मतलब है? कि कोई भी सिटीजन कोर्ट में जा सकता है एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, प्रोवाइडेड दे गिव अ 60 डे मोर नोटिस टू द एलीग्ड ऑफेंस एंड देयर इंटेंशन टू फाइल अ कंप्लेंट टू द सेंट्रल एंड अदर अथॉरिटीज। सेंट्रल हो या स्टेट हो, कोई भी अथॉरिटीज हो, उसके अगेंस्ट फाइल करने का एक हमें रिलैक्सेशन देता है ये ईपीए। क्योंकि पहले तो अप्रोच ही नहीं थी, हम अप्रोच कर ही नहीं पाते थे, बट दिस एक्ट गेव अस द प्रोविजंस। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की यदि हम बात करें, तो एक्ट ऑल्सो एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द डायरेक्शंस फॉर ऑपरेशन, प्रोहिबिशन, क्लोजर ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, और इट कैन ऑल्सो स्टॉप और टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर सर्विसेज विदाउट नीडिंग अ कोर्ट ऑर्डर। अगर कहीं भी लगता है कि इस एक्ट के तहत कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है इलीगल वे में, तो ये डायरेक्टली रेगुलेट कर सकता है कि आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, इन सबको कट कर सकते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा करने का ये पावर देता है। उसके बाद पीनल प्रोविजंस क्या हैं? पीनल स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस भी ये इंक्लूड करता है। जैसे इंडियन पीनल कोड का आपने नाम सुना होगा, आईपीसी, ऐसे ये भी कोई पीनल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम मतलब कहते हैं दंड के जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि वो होता है आईपीसी मीन्स भारतीय दंड संहिता, और ये पीनल प्रोविजंस में भी बहुत सारे ऐसे कंपनसेशन के यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, मतलब क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। मतलब ये देखिए, इफ द वायलेशन कंटिन्यूज आफ्टर द कन्विक्शन, देर इज एन एडिशनल फाइन ऑफ 5,000 रुपीज पर डे। मतलब कि कोई एक पर्सन कन्विक्टेड है कि हाँ इसने एक अपराध करा है, लेकिन अगर फिर भी वो उस चीज़ का वायलेशन करता है इन अ रेगुलर बेसिस, तो 5,000 पर डे का उसे ये फाइन देना पड़ेगा। और ये अगर 1 साल तक ज़्यादा चलता रहा, तो जो ऑफेंडर है वो जेल में भी जा सकता है अप टू 7 ईयर्स। तो ये सारे जो प्रोविजंस है, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो ये भी इस एक्ट के तहत ही बने हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर इम्यूनिटी, सो द एक्ट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी हैं, उनको भी एक
एडिशनल पावर्स ये देता है, उनके पावर्स एंड फंक्शन को एनहांस करता है ताकि वो गवर्नमेंट द एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उन पे और इफेक्टिवली अपना स्टैंड ले सके. While several legislation such as the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. सी 1972 में कॉन्फ्रेंस के बाद पहला एक्ट बना 1974 में, फिर बना 1981 में, और ये एंड में आया ईपीए. तो ये भी आपके पास एक 7 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ ईपीए. जब इतने सारे एक्ट थे पहले से, वो इनफैक्ट नेम भी मेंशन करके आ सकता है कि डिस्पाइट हैविंग द वाटर एक्ट, द एयर एक्ट 1981, ऐसे करके, लेकिन फिर भी व्हाई वी नीड ईपीए. सो दैट यू गॉट द आंसर इन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड इन द फीचर्स. उसके बाद इतना आप लिख देंगे तो बहुत है. वैसे मैंने ये एडिशनल स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड करी है कि ईपीए का आप जो सेक्शन 2 है उसमें कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस भी प्रोवाइड की गई हैं. तो अगर इन जनरल 2 मार्कर में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो आप ईपीए में दी हुई डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं. दैट विल गिव एन एडिशनल गुड इम्पैक्ट. सो एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप हो तीनों के बीच में, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी हो, दैट वी ऑल डिस्कस इन द यूनिट 1. सो दैट डिफाइंस एन एनवायरनमेंट. उसके बाद सेक्शन 2B में एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जितने भी हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस या गैसियस सब्सटेंस में हो, उन सब का एक कहते हैं डिफाइन कर रखा है कि उन्हें आते हैं, उन्हें मतलब आएंगे वो सारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की कैटेगरी में, और ये इंजूरियस होते हैं ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को. उसके बाद सेक्शन 2C में आपके पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन कर रखा है कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी इन एनी ऑफ द वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, जो भी है उन सब की क्वालिटी में डिग्रेडेशन जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा एनवायरनमेंट में, तो वो सारी चीज़ें हम पोल्यूशन में कंसिडर करेंगे. दैट इज ऑब्वियसली डेंजरस टू हेल्थ एंड समटाइम्स इट मे बी फेटल ऑल्सो. उसके बाद हैजार्डस सब्सटेंस की यदि हम बात करें तो मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस और प्रिपरेशन which by reasons of its chemical and physiochemical properties of handling is liable to cause harm to human beings. जो भी humans को harm पहुंचाने के काबिल ऐसी काबिलियत रखती है, उस चीज को हम hazardous substance कहेंगे. So next, let us discuss about the powers of the central government to protect and improve the environment. So क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकती है? सो ये चीज़ भी आपको 7 मार्कर में डायरेक्टली पूछी जा सकती है. या तो ईपीए पूछेगा या उसकी चॉइस में भी ये दे सकता है डायरेक्टली ये कोट करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं. तो मैंने कुछ यहाँ 10 पॉइंटर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और इनकी मदद से आप आराम से एक 7 मार्कर का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. क्या कहते हैं, वन बाय वन इस पे गो थ्रू करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे और अदर अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकती है. पहला पॉइंट. प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग नेशन वाइड प्रोग्राम्स. नेशन वाइड में जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग के लिए एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद सेटिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि वाटर की कुछ एक स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं, है ना. तो स्टैंडर्ड मेजर्स अगर पानी के हैं कि इसमें फ्लोराइड का कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आर्सेनिक का कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कुछ एक स्टैंडर्ड जो बेसिस करे गए हैं, सेट करे गए हैं, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सेट करने का पूरा पूरा अथॉरिटी देता है. उसके बाद एस्टैब्लिशिंग एमिशंस और डिस्चार्ज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूटेंट्स इन वेरियस सोर्सेज. मतलब जितने भी पोल्यूटेंट्स एंड जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, हैजार्डस सब्सटेंस है, उसका एमिशन जहाँ से भी हो रहा है उनको रेगुलेट करने का, उन बॉडीज़ को रेगुलेट करने का, और उस पे डिफरेंट डिफरेंट अगेंस्ट रूल्स, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड सेट करने का पूरा हक किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को.
उसके बाद जो एरियाज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास वाला जो एरियाज है दैट इज नॉट फॉर रेजिडेंशियल एरिया, तो उसके लिए वो जो एरिया को रेस्ट्रिक्ट करके रख रखा है, तो उसकी भी वो चीज़ भी करने की पावर किसको दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कंडक्टिंग एंड स्पॉन्सरिंग रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इश्यूज, मतलब जितने भी आपके पास इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवाने का पूरा हक किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। इंस्पेक्टिंग प्रीमाइसेस इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस एंड डायरेक्टिंग स्टेप्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, तो मतलब प्रेमाइसेस में हो या इक्विपमेंट में हो या जो भी प्रोसेसेस होता है जो कंडक्ट करते हैं पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है एंड वी वांट कि वाटर की क्वालिटी को रेगुलाइज करने के लिए हम उसमें बहुत सारे तरीके करें, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। तो उस चीज़ का जो ईआईए का प्रपोजल है, वी हैव डिस्कस्ड ईआईए इन द फर्स्ट यूनिट। सो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो पूरी रिपोर्ट बनेगी, तो वो कौन ऑथराइज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ है कि पोल्यूशन कंट्रोल में भी ये बहुत मदद करता है। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज सेटअप करना, इंस्टीट्यूशन सेटअप करना जो रिकॉग्नाइज करती हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को, एनवायरमेंटल इश्यूज पे वो काम करती है, तो वो भी हक किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनफैक्ट हमारे करिकुलम में ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का भी काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद कलेक्टिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जितनी भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो जानकारी है उसको कलेक्ट करने का पूरा हक और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा हक किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उसके मैनुअल्स, कोड्स, गाइडलाइंस, मैगजीन्स एक्सेट्रा जितने भी रिलेटेड स्टफ्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। सो दैट इज अबाउट अ टॉपिक। उसके बाद ये दो एक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का, और वो है 1972 का। तो ये हम देखते हैं कि ये दोनों एक्ट क्या हैं। थोड़ा सा हमें आइडिया लेना है बस, इसका ज़्यादा ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशनड इन सिलेबस, तो जस्ट आइडिया लेंगे इसका। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एज द नेम सजेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक्ट को कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मेन की ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट सिक्योरिटी हो इंडिया में, जिसके कैसे ये इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट सिक्योरिटी को हम अचीव कैसे करेंगे, बाय प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटेट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके ही हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। कौन कौन से शेड्यूल्स हैं इसमें, एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्लासिफाइड इनटू 6 शेड्यूल्स हैं, और 6 शेड्यूल्स क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, सो ये हम देखते हैं। शेड्यूल 1 एंड 2 में बात करी गई है उन स्पीशीज़ की जिसका हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमें रखना है, मतलब जो रिसीव करेंगी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इनका हॉन्टिंग करना, सॉरी हंटिंग करना एंड एनी इन एनिमल्स का मतलब जैसे शिकार करना, ये एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी इन स्पीशीज को हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में क्या है कि ये स्पीशीज भी प्रोटेक्टेड रहेंगी, लेकिन इसके अगर कोई वायलेशन होता है तो पेनल्टीज लगेंगी, और ये शेड्यूल 1 और 2 से कम सीवियर है, मतलब ये स्पीशीज इतनी ज़्यादा रेयर नहीं है शेड्यूल 1 और 2 की तरह, तो इनके हंटिंग पे पेनल्टीज तो लगेंगी लेकिन उतना सीवियर नहीं होगा पनिशमेंट जितना 1 और 2 शेड्यूल में मेंशन करी गई स्पीशीज का हंटिंग होगा। ओके। शेड्यूल 5 में क्या है कि शेड्यूल 5 में क्या है, दिस इंक्लूड द एनिमल दैट कैन बी हंटेड, भाई शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स हैं जो हंट किए जा सकते हैं। शेड्यूल 6 में कि वो प्लांट्स हैं दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग, मतलब ऐसे प्लांट्स का आप कल्टीवेशन और प्लांटिंग नहीं कर सकते, तो शेड्यूल 6 में प्लांट्स की बात करी गई है और 1 से 5 तक वाइल्ड लाइफ की बात करी गई है, एनिमल्स की बात करी गई है। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज़ की यदि हम बात करें तो क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज़ होंगे, सेंचुरीज़ होगा, नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंचुरीज़ होगा, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सारी चीज़ों की एक प्रॉपर डेफिनीशन भी कहाँ डाली गई है, इस एक्ट के तहत डाली गई है कि किसे हम एक नेशनल पार्क कहेंगे, किसे हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे, वो सारी चीज़ें।
अथॉरिटीज़ का क्या होता है कि अथॉरिटीज़ भी इसमें बनाई गई हैं कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ जो वाइल्ड लाइफ की एडवाइजरी बोर्ड को संभाले, वाइल्ड लाइफ के वार्डन्स हों एंड अदर ऑफिशियल्स हो जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करें। पेनल्टीज हों, एक्ट डिस्क्राइब करता है कि स्टेगनेंट पेनल्टीज हों कि जो भी इन रेगुलेशंस का वायलेशन करता है। और अमेंडमेंट वही है कि भाई कुछ भी अगर हमें दिक्कत लगती है इस एक्ट में तो हम बाद में जाकर इसको चेंज भी कर पाएँ, अमेंड कर पाएँ, और ये सेवरल टाइम हो भी चुका है अमेंड इसके प्रोविजंस। जैसे जैसे हम आगे फ्यूचर जनरेशन्स में जा रहे हैं तो वैसे वैसे हमें लगता है क्या क्या कमी है एक्ट में तो हम उसको अमेंड कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एयर से रिलेटेड कि प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन को हमें करना है, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और इसका जो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड है तो वो क्या करता है कि एक्ट प्रोवाइड्स एस्टैब्लिशमेंट, इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट अच्छे से हो, सेंट्रल पोल्यूशन का एक बोर्ड हो हमारे पास और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल का एक बोर्ड हो। सेंट्रल वाला क्या करेगा, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा अमंग वेरियस स्टेट्स, और स्टेट वाला क्या करेगा, एयर क्वालिटी को चेक करेगा विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो एट वेरियस लेवल वी आर हैविंग एन अथॉरिटी डेडिकेटेड टू ईच लेवल। उसके बाद एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए भी हमारे पास अलग से एक अथॉरिटीज़ हैं जो एयर की क्वालिटीज़ को और उसके स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करवाएगा, चेक करेगा। पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स हैं कि इट मैंडेट्स द इंडस्ट्री टू ऑब्टेन अ कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बिफोर ऑपरेटिंग। कोई भी अगर इंडस्ट्री को आपको सेटअप करना है तो पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एक कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई चीज़ सेटअप कर सकते हैं। पेनल्टीज़ हैं, इस एक्ट में भी पेनल्टीज़ है और इस एक्ट को भी हमने बहुत बार अमेंड कर चुके हैं स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के लिए और नए सोर्सेज के एड्रेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनजीओ। सो एनजीओ के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, वो हम देखते हैं। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। अगर एनजीओ से रिलेटेड कोई टॉपिक आया सो 7 मार्कर में सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज टॉपिक्स, इनिशिएटिव और बाद में कुछ एनजीओ के एग्जाम्पल। पहला एनजीओस क्या करते हैं, अवेयरनेस को बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज और बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं। एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस में क्या है कि बहुत सारे पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं और उनकी वकालत करते हैं कि ये कैसे पॉलिसीज़ और रेगुलेशन सही है और एनवायरमेंटल बेनिफिट के अंदर है। ensuring that environmental concerns are prioritized, ये इनका मेन फंक्शन होता है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो मैनी एनजीओज आर इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में भी होते हैं बहुत सारे एनजीओज जो हैबिटेट रिस्टोरेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन तो करते ही हैं ये। एनवायरमेंटल इश्यूज जितने हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है एनवायरमेंटल इश्यूज में, तो वो सारी चीज़ें बहुत मदद करते हैं एनजीओज उस केस में। कम्युनिटी डेवलपमेंट में भाई एनजीओज की वजह से हमारे पास जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसमें भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आराम से प्रमोट कर पाते हैं उनके प्रोसेसेस को। क्योंकि देखिए आइडियलिस्टिक बातें एक जगह पर लिखना और उनको लोकल अथॉरिटीज़ तक कम्युनिकेट करवाने में हमें एक बीच का एक इंटरकनेक्शन उसके बीच में एस्टैब्लिश होना होता है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ के बीच का जो इंटरकनेक्शन है वो एक एनजीओ हमारे लिए प्रोवाइड करता है। देन ऑब्वियसली लीगल एक्शन भी लेता है एनजीओ जो है वो वायलेट जो करते हैं एनवायरमेंटल लॉज उनके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी लिया जाता है। फाइल लॉ सूट्स होते हैं, बहुत सारे इनके लॉयर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको हैंडल करते हैं और एनजीओज भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिज़ास्टर रिलीफ एंड रिहैबिटेशन, तो आपने देखा होगा एनजीओज बहुत सारे रिलीफ प्रोवाइड करता है अफेक्टेड एरियाज़ में, जैसे फ्लड अफेक्टेड एरिया, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, रिस्टोरिंग लाइवलीहुड। तो इन सब में एनजीओज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत सारे एनजीओ कंडक्ट करवाता है टाइम टू टाइम, जिससे लोगों की स्किल एंड नॉलेज बढ़ती है जो कि एक्चुअली में चाहिए इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस भी होते हैं
एनजीओ हेल्प करता है कि बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेट करके अपने डोमेन को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉज में पार्टिसिपेट कर सके। इनोवेटिव सोल्यूशन, एनजीओ जो है हमेशा एक इनोवेटिव सोल्यूशन, और इनोवेटिव के साथ साथ वो इको फ्रेंडली भी होता है, सो दैट सोल्यूशन इज इको फ्रेंडली एंड इट प्रमोट्स वेस्ट रिसाइकलिंग। और जो 4 Rs हमने देखे थे इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उन 4 Rs को भी ध्यान में रख के हमारे पास एनजीओ सारी पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को सामने लाते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, टाइम टू टाइम जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको मॉनिटरिंग करने में एनजीओ बहुत बड़ा योगदान करते हैं अपना। दे एक्ट एज अ वॉच डॉग्स एंश्योरिंग द गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन, मतलब एक तरह से पूरी नज़र रखते हैं उन सारे कंडीशंस पे जो कि हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड हमारे पास फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उनको भी एनजीओ बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं सुधारने में। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो एनजीओ फोकस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑल्सो, ये एजुकेट करता है लोगों को ऑन करिकुलम्स एंड वेरियस कम्युनिटी प्रोग्राम्स पे, यंग जनरेशन को, ताकि वो एनवायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन को ले पाए। उसके बाद सम नोटेबल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव बाय एनजीओ, तो देखिए ये जैसे ही हो गया ग्रीन पीस इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नेचुरल कंजर्वेंसी, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, और शायद एक और है, यस, सीरिया क्लब। सो ये सारे जो एनजीओज के नाम मैंने बताए, सो ये भी आपको लिखने हैं क्योंकि ये वेरियस एनजीओज के एग्जाम्पल है। आपको ये याद होना चाहिए एक दो तो, कि ये क्या करते हैं बेसिकली, और ये प्रोटेक्शन में कैसे अपना योगदान देते हैं। सो क्लाइमेट चेंज के कैंपेन्स क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की यदि हम बात करें, सो इट वर्क्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उससे लड़ने में ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल एनजीओ काम करता है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कम से कम हो इस चीज़ पे पूरा पूरा ध्यान देता है। ओशियन प्रोटेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है कि ओवर फिशिंग ना हो जाए, वाटर कंटेमिनेशन ना हो जाए, ऑयल स्पिल, ओशन एसिडिफिकेशन जैसे हैजार्डस जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, अ, वो कहीं ना हो जाए, तो उन चीज़ को भी क्या ध्यान रखता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, उन चीज़ों पे ध्यान रखता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, तो ये एनजीओ क्या करता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे मेनली इसका फोकस होता है एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे फोकस होता है। सो प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जितने भी हैं, जैसे आपने देखा होगा हम सर्च करते हैं तो स्पीशीज के नीचे उनका IUCN स्टेटस लिखा हुआ आता है, तो वो भी चीज़ क्या रेगुलेट करता है उसको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और वेरियस हैबिटेट्स के और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड उनका कंजर्वेशन भी कौन देखता है, WWF ही देखता है। उसके बाद दे प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशेस टू रिड्यूस ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर कंजर्वेंसी, तो नेचर कंजर्वेंसी में आपके पास लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन है, और क्लाइमेट रेजिलियंस पे ये फोकस करता है। तो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लैंड जितने भी हैं आपके पास, वाटर बॉडीज जितने भी हैं, उनका प्रोटेक्शन और उन सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर पाती हैं और उनसे फाइट कर पाती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, उन सारी पॉलिसीज़ को एक क्लाइमेट रेजिलियंस तरीके से एक मेंटेन करने का काम कौन करता है, नेचर कंजर्वेंसी एनजीओ। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ये भी एक एनजीओ है, ये एनवायरमेंटल जस्टिस एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इसके मेन 2 पिलर्स हैं। दे एडवोकेट फॉर पॉलिसीज दैट एड्रेस द एनवायरमेंटल इनइक्वालिटीज, जितनी भी असमानताएं हैं हमारे पर्यावरण की, उन पे जो पॉलिसीज है उनकी वकालत ये चीज़ करता है एनवायरमेंटल जस्टिस के तहत, एंड बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करता है ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहे और ये फ्यूचर जनरेशन्स तक ही प्रिजर्व रहे, इनका डिस्ट्रक्शन ना हो। देन सीरा क्लब क्या करता है, ये करता है प्रमोट ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, कि हम जो मतलब मान लीजिए जैसे बर्निंग ऑफ कोल है तो वो एक क्लीन एनर्जी नहीं है, तो वहाँ से हम ट्रांजिशन लें अपना विंड एंड सोलर एनर्जी की तरफ, तो ये चीज़ कौन ध्यान रखता है, सेरा क्लब। उसके बाद पब्लिक लैंड्स एंड प्रोटेक्शन में दे वर्क टू प्रोटेक्ट द पब्लिक लैंड्स एंड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसा कि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास
कटिंग ऑफ लैंड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। तो उस कंजर्व लैंड को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना किसकी जिम्मेदारी है? इस एनजीओ की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो गिवन है सिलेबस में, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या है कि ये दिस वी हैव डिस्कस्ड आल्सो इन द यूनिट 4 वन शॉर्ट वीडियो, बट हेयर यहाँ भी ये गिवन है तो एक बार देख लेते हैं इसे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, इसे कहते हैं हम पॉपुलेशन। जितनी भी सेम स्पीशीज एक सेम पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो दैट इज टर्म्ड एज अ पॉपुलेशन। और जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज चेंज होता जाता है वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम उसे कहने लगते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, जैसे भी वो एक रेट बन जाता है पॉपुलेशन का। इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन बर्थ रेट, डेथ रेट और साइज के बेसिस पर हम इन्हें कंसिडर करते हैं, और उसी के हिसाब से हम फिर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं इसका लॉजिस्टिक कर्व का एक्सप्लेनेशन। उसमें क्या है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अभी कम है, तो भाई पॉजिटिव ग्रोथ रेट ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा तो नहीं होता ना कि रिसोर्सेज हमेशा ही उतने अवेलेबल हो जितने आज हैं, तो उस केस में क्या है, रिसोर्सेज एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और उस केस में जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, वाटर, फूड, सनलाइट, इनके स्टोरेज की वजह से क्या होगा, जो इतनी सारी पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो होगा क्या, जब पॉपुलेशन कम थी रिसोर्सेज ज़्यादा थे तब पॉपुलेशन कर्व कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ा। बट जैसे जैसे हमने देखा कि रिसोर्सेज का हमारे पास कमी पड़ने लगी, तो वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होने लगी, धीरे धीरे स्टेगनेंट सी होने लगी। सो वी गेट एन एस शेप्ड कर्व हमें मिलता है, और यही कर्व को हम कहते हैं दैट इज अ लॉजिस्टिक कर्व। तो यही चीज़ यहाँ पे गिवन है, पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द टाइम में आपको दे रखा है। पहला इसमें 3 फेज आते हैं, पहला है लैग फेज, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फेज, और तीसरा है आपका स्टेशनरी फेज। लैग फेज में मैं आपको बता देता हूँ, इफ वी लुक एट द ग्राफ पॉपुलेशन अंडरगोइंग द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन कर्व, इट विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एस शेप्ड कर्व। तो ये आपको मेंशन ही करना है कि लॉजिस्टिक कर्व का यदि आपसे पूछता है वो 7 मार्कर में, तो आपको ये बताना है कि लॉजिस्टिक कर्व हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एस शेप्ड होती है इस कर्व की। और ये पॉपुलेशन साइज में तो बड़ा बढ़ता है जब इंडिविजुअल्स बहुत कम होते हैं। भाई यहाँ पे देखिए, इस एरिया में आप देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत कम है, इसलिए रिसोर्सेज ज़्यादा होने के बावजूद भी ग्रोथ रेट बहुत कम कम धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि अभी के टाइम पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं एंड इंडिविजुअल भी अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें एक एक्सपोनेंशियल फेज देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेशनरी फेज कब आएगा, जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगेगी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है और इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, तो रिसोर्सेज का तो शॉर्टेज हो गया लेकिन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास एक स्टेशनरी फेज आ गया। तो इन लॉजिस्टिक ग्रोथ a population will continue to grow until it reaches the maximum carrying capacity, which is the maximum number of individuals the environment can support. So again note here, ये आपको 2 मार्क्स में बहुत आराम से ये चीज़ पूछ सकता है कि कैरिंग कैपेसिटी किस चीज़ को कहते हैं। सो यू विल राइट कि इट इज़ नोन एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन। इसमें एक फॉर्मूला भी आता है आपका जो हम देखते हैं। फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला है। ये क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन में कितनी जल्दी से नंबर ऑफ इंडिविजुअल का ग्रोथ होता है उसे दर्शाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और ये कैसे एक्सप्रेस होता है, अभी की जो परसेंटेज है और जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उन दोनों का हम रेशो ले लेते हैं, और ये जो रेट है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ना कि या तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेट पॉजिटिव आएगा, अगर पॉपुलेशन घट रही है तो हमारा रेट नेगेटिव आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं हम कैसे रेट की। तो देखिए, ये जो पहला टर्म है ना, ये बर्थ माइनस डेथ, इसको हम कहते हैं नेचुरल इंक्रीज। मतलब यहाँ देखिए, दिस अकाउंट्स टू द नेचुरल इंक्रीज दैट इज बर्थ माइनस डेथ। और उसके बाद इमिग्रेंट्स माइनस एमिग्रेंट्स वाला जो ये है सेक्शन, इसको हम कहते हैं नेट माइग्रेशन। बर्थ में से डेथ को घटा दिया तो मतलब उतने इंडिविजुअल बचे जितने अभी हैं एक्चुअली सर्वाइव कर रहे हैं, जितना नेचुरल इंक्रीज हो रहा है।
और इमिग्रेंट्स मतलब जो लोग दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं, तो उनको उनमें से वो लोग घटा दिए जो एमिग्रेंट्स है। एमिग्रेंट्स मतलब जो हमारे देश से किसी और देश में गए हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो चली गई ना। जो एंटर हुई है पॉपुलेशन वो कौन सी है, जो बाहर के देशों से लोग हमारे देश में आए हैं। तो अगर इमिग्रेंट्स में से एमिग्रेंट को हटा दिया तो वो नेट माइग्रेशन हो गई। अगर इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर दें, नेचुरल इंक्रीज को और नेट माइग्रेशन को, तो हमारे पास डेटा आ गया कि करंट कितनी पॉपुलेशन है। और करंट पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए आप इनिशियल पॉपुलेशन के रेशो से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट अ रेशो दैट विल डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। सो ऐसे करके आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का एक परसेंटेज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो एक बार आई जस्ट रिमूव दिस सो यू ऑल कैन सी दिस फॉर्मूला। इसे आप देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर से मेंशन करके आइएगा। उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है ये एक बहुत जनरल टॉपिक है, एंड अगेन ये 7 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का वो 4th यूनिट में से भी पूछ सकता है एंड 5th यूनिट में से भी पूछ सकता है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन आप सबको पता ही, ये एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, उसका एनवायरमेंटल इश्यूज को हमें जानने में मदद कर सकता है, और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझने में हेल्प करता है। जब तक हम चैलेंजेस को समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे उनके सोल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो की कंपोनेंट्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के? पहला, अवेयरनेस या सेंसिटिविटी। एक अवेयरनेस या एक जागरूकता हम पे पैदा करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। नॉलेज और एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उसके साथ साथ एटीट्यूड्स ऑफ कंसर्न, मतलब डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कंसर्न। इंडिविजुअल्स में एक कंसर्न की भावना जागती है कि कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। बहुत सारी स्किल्स ये हमें सिखाता है जो चाहिए होती हैं एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंड डिसीजन मेकिंग्स के लिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ में जो एनवायरनमेंट में होती हैं। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, एनवायरमेंटल एजुकेशन की मदद से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वही कि हमें डिसीजन मेकिंग, हम एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेते हैं, मतलब सारी जानकारी लेने के बाद ही हम डिसीजन कोई लेते हैं अपना। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हम वेस्ट को जनरेट करने से पहले 2 बार सोचते हैं। रिसाइकलिंग, रिड्यूस जैसे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल कंजम्पशन करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जब बहुत सारे लोग आपस में मिलेंगे और आपस में काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। पॉलिसीज़ एंड एडवोकेसी, जब हमारे पास एनवायरमेंटल एजुकेशन होगी तब हम उसकी हेल्प से ही हम सारी पॉलिसीज़ बना पाएंगे। ईपीए क्यों बना? क्योंकि लोगों के पास एनवायरमेंटल एजुकेशन था। सो दैट इज़ द पॉइंट। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के? तो चैलेंजेस है लैक ऑफ रिसोर्सेज, करिकुलम इंटीग्रेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम फंडिंग करवा सकें, एजुकेटर्स ला पाएँ जो इस एनवायरमेंटल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसके बाद इतना अच्छा करिकुलम सिस्टम भी नहीं है जिससे हम प्रॉपर एक डिज़ाइन कर पाएँ हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो उनके हिसाब से उस उनकी नीड्स को केटर करना भी हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस इतनी नहीं है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर पब्लिक अभी बहुत जागरूक नहीं है। तो उसको लेते हुए भी हमारे पास एक चैलेंज आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन में। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे हम कर सकते हैं ऐसा? तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो देनी पड़ेगी इंडिविजुअल को ताकि उनकी रीच बढ़ा सके, एनवायरमेंटल एजुकेशन को इफेक्टिवली लागू करवा पाए। उसके बाद कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, जब तक हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो उनमें भी एक तरह की अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी कि ये एनवायरमेंटल एजुकेशन आपके बेनिफिट के लिए है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है, और पूरे नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनोवेटिव टीचिंग मेथड लाने पड़ेंगे, मतलब ओल्ड स्कूल मेथड यहाँ पे काम नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे पर्यावरण में हमें
वृक्ष रोपण होता है, मतलब ट्री प्लांटेशन की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवा सकते हैं। सो यही एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी, ना कि थ्योरेटिकल लर्निंग। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का एंड इस सब्जेक्ट का भी, दैट इज विमेन्स एजुकेशन। सो विमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा, अगेन 7 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो हैव अ नोट ऑन दिस। ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल एजुकेशन में मैं पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी जनरल टॉपिक, और ये आप अपने वर्ड्स में अगर बना के पॉइंट को लिखेंगे तो ही आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, रादर देन आप इसे क्रैम मत करिएगा, पॉइंट्स को समझ समझ के अगर आप लिखेंगे सो यू कैन आंसर दैट। उसके बाद विमेंस एजुकेशन में यदि हम बात करें तो ये भी बहुत एक जनरल टॉपिक है, फटाफट से कवर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग विमेन्स एंड गर्ल्स द नॉलेज ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए, किसी भी एक डेवलपिंग सोसाइटी में विमेन का एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट encompasses a broad spectrum of learning and includes health, economic independence, social and political participation। तो हमारे लिए विमेंस का भी एजुकेशन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना अभी हमने बात करी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सो क्यों इतना ज़रूरी है विमेंस एजुकेशन? अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे जाएं, सो विमेंस हैव फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू आवर एजुकेशन। पहले विमेंस को बहुत रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, एजुकेशन बैरियर्स होते थे, कल्चरल नॉर्म्स होते थे, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी उनके पास होते थे। तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी थी कि कहीं कहीं तो वुमेन अलाउड ही नहीं थी कि एजुकेट करने में, एक्सेस नहीं था उनके पास प्रॉपर स्कूलिंग्स का। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स स्कूल भी नहीं थे, बहुत सारी सोसाइटीज़ में तो ये प्रोहिबिटेड था कि विमेन एजुकेशन वाली चीज़। तो लेकिन हम टाइम के साथ साथ वी बिकेम एज अ डेवलप्ड सोसाइटी एंड वी रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग वुमेन। और आज के टाइम में गर्ल्स एंड वुमेन का एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, और बहुत सारी मूवमेंट्स एंड पॉलिसीज़ भी हमने फॉर्म कर दी हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है वुमेन एजुकेशन की? एक तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। एजुकेटेड वुमेन अगर होंगी तो वो वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगी, इनकम जनरेट कर पाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स को भी ये एग्जीक्यूट कर पाएंगी। हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द women's हेल्थ। दे विल हैव अ नॉलेज जिससे उनके भी हेल्थ को और वेल बींग को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। वो एजुकेटेड वुमेन आर मोर लाइकली टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हेल्थ चॉइसेस, और वो मेडिकल केयर को भी आराम से वो ले पाएंगी, जैसे जैसे उन्हें एजुकेट किया जाएगा कि यस दिस इज़ द प्रॉब्लम, और उसके लिए ये मेडिकल केयर सेंटर्स बने गए हैं। और उसी हिसाब से दे विल बी बेटर इक्विप्ड उनकी अपनी फैमिली के लिए, एंड बेटर हेल्थ आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो। उसके बाद स्कूल्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, एजुकेशन एम्पावर्स अ वुमेन टू पार्टिसिपेट इन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। इन सारी चीज़ों में वुमेन का एजुकेशन एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करता है। रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी, जो जेंडर इनइक्वालिटी जैसा हम इशू फेस करते हैं तो उसको भी रिड्यूस करने में, जो स्टीरियोटाइप्स हैं जितने भी हमारे, तो वो जो हमारे पास एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का टैग था वो भी हम हटा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। क्या क्या चैलेंजेस हैं वुमेन्स एजुकेशन में? एक तो कल्चरल बैरियर्स आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स को फॉलो करा हुआ जाता है जिससे गर्ल्स की एजुकेशन को लिमिट किया जाता है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आज भी हैं लोगों के पास, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल्स और बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, साफ पानी, सैनिटेशन एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है, वो भी एक बैरियर बनता है इन वुमेन्स एजुकेशन। पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस, आज भी हम देखते हैं कि वीक गवर्नेंस की वजह से एंड पॉलिसीज़ रेगुलेशन की वजह से वुमेन एजुकेशन सेक्टर पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं हो पाई हैं। स्ट्रैटेजीज़ एंड प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है, कैसे हम कर सकते हैं वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में एंगेज करके इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। फिनेंशियल सपोर्ट उन्हें देना चाहिए वुमेन्स को, स्कॉलरशिप, ग्रांट, फिनेंशियल इंसेंटिव्स, सो दैट दे कैन
उनका इकोनॉमिक बर्डन जो है वो कम हो पाए। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ एंड ट्रांसपोर्टेशन सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें तो ऑटोमेटिकली वुमेन एजुकेशन का प्रॉब्लम हमारे तरफ से चला जाएगा। पॉलिसीज़ का रिफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखिए जो जो चैलेंजेस थे, अगर उन्हीं चैलेंजेस को हम रिवर्ट करके बिल्कुल ऑपोजिट हम लिख दें, सो दैट विल बिकम द स्ट्रैटेजीज, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट लाइक दैट। Okay, and at the end of your answer you can write a really good conclusion types कि women education जो है बहुत एक पावरफुल टूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने का, और इनके जो बैरियर्स हैं वुमेन एजुकेशन में उन पे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को लागू करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि सारी वुमेन्स और सारी गर्ल्स के पास एक अपॉर्चुनिटी हो लर्न करने की, ग्रो करने की, और कुछ कम्युनिटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने की, और वर्ल्ड में भी। Or educating women is not just a matter of justice and equality, but it is essential for the overall progress and well-being of the society. ऐसा नहीं है कि न्याय ही मिलना चाहिए, समानता ही मिलनी चाहिए, बट एक ओवरऑल वेलबींग सोसाइटी के लिए, एक जस्ट सोसाइटी के लिए वुमेन एजुकेशन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। So with this, we have successfully completed the whole syllabus of environment and ecology subject, और you can refer all the subjects in the playlist, सबकी one shot available है। इस यूनिट के पूरे notes I will provide in the description below. So with this we are completing this subject, और I will provide a video for the most important questions related to each and every unit, ताकि आपको आइडिया लगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं एंड 7 मार्क्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बी हैप्पी। थैंक यू।